हेलो हेलो साथियों, पहले तो संचालक महोदय के जो गायक भी हैं और उन्होंने संचालन किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद। और हम लोग 14 अप्रैल का जो दिन था उसको हम लोग 15 अप्रैल में मना रहे हैं, लेकिन 15 अप्रैल भी निकल गई है। आज हम 16 अप्रैल में हम लोग प्रवेश हो गए। तो 15 अप्रैल और 16 अप्रैल हम लोग मतलब दूसरा दिन हम लोगों को लग गया है। और आप लोगों के बीच में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है और मैं यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं का आभार करता हूँ कि मुझे यहाँ जो सम्मान दिया मुख्य अतिथि बना के। मैं आप लोगों के बीच में कई बार आया हूँ, मेरा ये इस गांव में कोई पहला कार्यक्रम नहीं है। साथियों, सबसे पहले उन तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता दी कर गए। आप लोगों के बीच में जो भी बातें हुई, मुझे नहीं पता कि किस चीज को लेकर हुई और क्या चीज आपको समझ में आई, लेकिन कई लोग हैं जो कहते हैं कि मैं बाबा साहब का मिशन चला रहा हूं। जब उनसे कोई सवाल पूछो, उसको माइक उस वाले को हेलो 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 ऐसा ही हेलो 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 क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बहुत सारे लोगों ने, इसलिए मैं एक आपसे केवल निवेदन करने आया हूँ। और वो ये निवेदन है कि हम लोग सुनते भी बहुत हैं और बोलते भी बहुत हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम उस पर अमल नहीं करते। सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, अमल नहीं करते। जैसे मान लो मैं हूं और यहाँ भाषण दे रहा हूं या आपके बीच में जो भी चर्चा कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं आप लोगों से दारू छोड़ दो, और मैं यहाँ से निकलूं बंद करके बात को, पीछे जाके मंच के मैं जाकर दारू पी लूं, तो ये तो मामला हल नहीं हुआ। जो बोल रहा हूं वो अमल नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है या तो आप वो बात बोलो मत, अगर बोलते हो तो अमल करो। मैं आज पहली बार नहीं आपके लोगों के यहाँ बीच में आया हूँ। मैं यहाँ लोग, कई लोग हैं जो मुझे जानते हैं। जब से मैंने होश संभाला 2009, इससे पहले मेरे घर में ना तो बाबा साहब थे, ना बाबा साहब की विचारधारा थी, मुझे नहीं पता क्या था। मेरी बहन की शादी हुई, जिस घर में मेरी बहन गई वहां जय भीम का नारा लगता था और हम जाकर राम राम करते थे। तो जो उनके ससुर थे मुझे कहते थे वो तुम्हारे बाप लगते। मुझे नहीं पता था क्यों कहते, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और मैं पिताजी से आगे कहता था कभी भी मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं जाऊंगा। तो पिताजी पूछते थे क्यों नहीं जाओगे, मैं इनसे राम राम करता हूं और वो कहते हैं राम तुम्हारे बाप लगते। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मुझे एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसने मुझे 2009 में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में विचार डाला, और उस दिन से पवैया जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, भीम समता संघ की स्थापना की। हम उसमें 11 लोग थे और उस दिन से मैंने प्रण किया कि बाबा साहब का अगर विचार आया है तो जब तक मेरा जीवन है मैं इसे मरने नहीं दूंगा। पहले नहीं था, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार जो कुछ है दुनिया में वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के ही कारण हो रहा है। अब मैं वो विचार है इसको जितना होगा फैलाऊंगा। अभी मेरे यहाँ एक भाई थे, वो कह रहे थे मेरी पत्नी बार बार कॉल कर रही है। मुझे नहीं पता क्यों कह रहे थे, अपनी पत्नी को नहीं समझा पा रहे हैं। वो यहाँ भाषण दे रहे हैं, मेरी पत्नी बार बार कॉल कर रही है। और मैंने कभी अपनी पत्नी को और कभी हम लोगों की आज तक, जब से शादी हुई है आज तक किसी चीज को लेकर झगड़ा नहीं हुआ है। 8 दिन हो गए मुझे, आज 8 दिन से घर नहीं गया हूं और कंटिन्यू बात होती। मेरी पत्नी ने कभी नहीं कहा कि आप वहां से लौट के आओ और घर आ जाओ।
आप उस लायक तो बनाओ अपनी महिला में, उस महिला को उस लायक तो बनाओ कि उस महिला को पता पड़ जाए कि मेरा जो आदमी काम कर रहा है वो गलत दिशा में नहीं कर रहा है। और आज आप यहाँ बैठे हो, कल मेरी महिला, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है 2 दिन से, कल बच्चे को लेकर कार्यक्रम में बैठ गई 14 अप्रैल को। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही कुछ मुफ्त में नहीं मिलता है, करना पड़ता है। ज्योतिराव फुले ने कसम खाई थी कि मैं सावित्री, तेरे ऊपर जो भी कचरा उछाला जाता है, कीचड़ उछाला जाता है, तो इन बच्चों को पढ़ाई बगैर मत छोड़। अगर तूने ये काम बंद कर दिया तो तुझे कोई याद नहीं करेगा। सावित्रीबाई ने प्रतिज्ञा की कि ज्योतिराव फुले, जो तुम मुझसे कह रहे हो मैं गांठ बांधती हूँ, कितनी भी मुसीबतें आ जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। काम किया ना। 1 जनवरी 1848 को महिलाओं के लिए कन्या विद्यालय खोला सावित्रीबाई फुले ने। ऐसे नहीं होता, सबको त्याग करना पड़ता है, और त्याग और बलिदान को याद किया जाता है। ऐसो आराम चाहते हो, घरों में बैठ के चाहते हो कि हम परिवर्तन कर लें, नामुमकिन है। काशीराम साहब के पास में हाई प्रोफाइल की एजुकेशन थी, हाई प्रोफाइल की एजुकेशन के साथ में मतलब क्लास बन के अधिकारी थे, उसके बाद भी उन्होंने घर छोड़ा। गौतम बुद्ध राजा के लड़के थे, घर छोड़ा। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का माली जाति से थे, फूलों का व्यापार था, घर छोड़ा। रविदास जी का जूतों का काम था, व्यापारी थे, घर छोड़ा। कोई मुफ्त में मिलने वाला नहीं है, कोई देने वाला भी नहीं है मुफ्त में। और ये सब करने के बाद में, इतना त्याग करने के बाद में आज जो लोग आप बोल पा रहे ना, ये बाबा साहब और जिन महापुरुषों ने जो कुर्बानी दी उसी का परिणाम है। त्याग से ऐसे नहीं मिला मुफ्त में। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों को नहीं देखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पत्नी को नहीं देखा, और हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। अभी एक व्यक्ति यहाँ कह रहे थे, अच्छा पैसा हो जाए, कोट पैंट हो जाए, 4 व्हीलर गाड़ी हो जाए, एक गार्ड हो जाए, यही तो मुझे चाहिए। अगर तुम्हारी सोच है, तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच होती तो सोचो तुम्हारी औकात क्या। अगर ये सोच बाबा साहब की होती कि मेरे पास अच्छा कोट पैंट हो, मेरे बच्चे सुखी से रहें, मैं एक अच्छी गाड़ी में चलूं, तो उनको राजा बनाने का अवसर मिला था विदेश में। अगर वो वहां शिफ्ट हो जाते तो आप सोचिए आप लोगों की क्या औकात होती। कभी सोचा है आपने? क्योंकि मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं। मैं ये देखता हूं कई लोग हैं जो मुझसे कहते हैं खन्ना जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका जो संगठन है, आप जिस संगठन में काम कर रहे हैं उस संगठन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर नालायकों, आपको कौन रोकता है उस संगठन में जाने से? क्यों नहीं आते उस संगठन में? विचारधारा अच्छी, संगठन की विचारधारा अच्छी, संगठन पूरे देश में फैला हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर भी हमारे लोग जब चुनाव आते हैं तो क्या कहते हैं? अरे खन्ना जी आप फालतू में आ गए, जो है उसी को जिता देते। अरे जिसने बदमाशी की, काशीराम साहब ने एक घटना आपको बताता हूं, 1968 की घटना है, और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद वो काम होता है। 3 अक्टूबर 1957 को आरपीआई की स्थापना होती है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते दादा साहेब गायकवाड़ जो महाराष्ट्र से थे। और उन्होंने क्या किया 1968 में? उन्होंने कांग्रेस पार्टी से समझौता किया और बाबा साहब का नाम लेकर किया। कहा बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति बचा हूं जो बाबा साहब के मिशन को चला रहा। तो लोगों ने कहा सही कह रहे दादा साहब, आप एकदम सही कह रहे हो, आप ही एक व्यक्ति हो। तो उन्होंने कहा जो मैं करूंगा आप लोग उसमें सहमत हो गए? तो लोगों ने कहा बिल्कुल। तो दादा साहब गायकवाड़ कांग्रेस के लोगों को लेकर गए, कहा गाड़गे बाबा धर्मशाला थी उसमें, और उस समय लोकसभा की सीटें 521 थी, और वहां समझौता हुआ। दादा साहब गायकवाड़ ने 1 सीट दी गई और 520 सीटें कांग्रेस को मिली, और बाहर आकर घोषणा की गई कांग्रेस के लोगों के द्वारा 520 सीटें कांग्रेस को, और सारी बची सीटें दादा साहब गायकवाड़ को। कितनी सीटें बची?
आप लोगों की पता पड़ रहा ना, 1 सीट। और क्या हुआ उस समय, जितने लोग आरपीआई में थे सारे के सारे लोग ढोल मंजीरा लेकर बाजे बजाकर गाना करने लगे। दादा साहेब गायकवाड़ ने बहुत अच्छा किया। और एक व्यक्ति था जिसका नाम है काशीराम साहब। काशीराम जी ने बायोडाटा निकाला, पूरा संविधान निकाला उस पार्टी का, और दादा साहेब गायकवाड़ के घर पे गए और उन्होंने कहा, काशीराम साहब ने 15% SC, 7.5% ST और 50% OBC, इनको अगर मिला दो तो 75% हो जाते हैं। दादा साहेब गायकवाड़, आपने ये क्या किया, बाबा साहब का मूवमेंट को आपने कांग्रेस को बेच दिया। आप चाहते तो 520 सीट आप ले सकते थे, 1 सीट उसको दे सकते थे, आपने बेच दिया। तो मालूम दादा साहेब गायकवाड़ ने क्या किया? दादा साहब गायकवाड़ ने कहा, काशीराम ये हो नहीं सकता। पता है क्या कहा? काशीराम ये हो नहीं सकता, आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, आपकी नौकरी करने की उम्र है, आप करो। तो काशीराम साहब के बाद 70 में घटना घटी और 70 में दीना बाना साहब मिले और 70, 71, 72, 73 4 सालों में उन्होंने वो संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद में 1978 को बामसेब नाम की रीब रखी। और जो लोग महाराष्ट्र आके ये कहते थे कि हो नहीं सकत, वो काशीराम साहब ने करके दिखाया, 4 बार CM बनाया। जो हो नहीं सकत वो करके दिखाया। मैं कोई काल्पनिक नहीं कर रहा हूँ, आप जो है YouTube पे निकालिए काशीराम साहब की स्पीच। वो कहते हैं, महाराष्ट्र के लोग कहते थे हो नहीं सकत, वो करके दिखाया। और हमारे क्यों करके दिखाया? अब सवाल खड़ा हो जाता है, काशीराम साहब ने जब बाबा साहब का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में काशीराम साहब ने काम क्यों नहीं किया? सवाल खड़ा होता है कि नहीं? अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संगठन था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, समता सैनिक संगठन, तो काशीराम साहब ने उसमें काम नहीं किया। क्या काशीराम जी गधा थे? क्या काशीराम जी गधा थे या हम लोग गधा हैं? हमको सलाह देते हैं। और दूसरी बात आती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संगठन में काम क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कांग्रेस बाद में मुखिया बने, इन्होंने कांग्रेस को सारे के सारा संगठन को बेच के रख दिया। आज आरपीआई का कोई अस्तित्व नहीं है, आज शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन काशीराम साहब ने जिस मूवमेंट को खड़ा किया, आज उसका देशवासित्व। उसके बाद में मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद फिर भी हम लोग, काशीराम साहब ने उसको छोड़ा। और आज बामसेब काम क्या कर रहा है? बामसेब काम क्या कर रहा है? जिस काशीराम साहब ने 85% समाज को नारा दिया था कि एक तरफ 15% है, वो एक तरफ 85% है, और ये इस देश के बहुजन लोग हैं। क्या नाम दिया था? बहुजन लोग हैं। अगर काशीराम साहब ने अगर शुरू में ही उनको ब्राह्मणों को मिला लिया होता तो बताइए आप लोग कितना सहयोग करते काशीराम जी का? अगर ब्राह्मणों को मिला लेते काशीराम साहब तो बताइए आप लोग कितना सहयोग करते? आप एक भी तिनका काशीराम जी को सहयोग नहीं करते। काशीराम साहब को इसलिए आपने सहयोग किया कि आपके 85% की वो लड़ाई लड़ रहे थे और 15% के विरोध में लड़ रहे थे, जिन्होंने सदियों से हमारा शोषण किया है। इसलिए आपको लगा ये हमारा मसीहा है, इसका साथ सहयोग देना चाहिए। आज पूरे देश भर में बामसेब के माध्यम से जो आपकी आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा है, अगर हम लोग केवल उसकी बातें ही मानते हैं कि ये संगठन अच्छा है और हम उसमें काम नहीं करते हैं, तो हम लोग बदमाश हैं कि सही है? नालायक लोग हैं कि नहीं? और कैसे नालायकी बताता हूं। मुझे 2011 में ये हमको विचार दिया गया था और 2011 के बाद निरंतर काम कर रहा हूं और कई लोगों को मेरे साथ में लेने का काम किया, कई लोगों को समझाने का काम किया, और वो लोगों ने साथ सहयोग नहीं किया, छोड़ दिया। मैंने आज तक नहीं छोड़ा और निरंतर नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा जीवन रहेगा। मैंने संकल्प ले लिया है, जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं इस 85% मूल्य निवासी बहुजन समाज की विचारधारा पे काम करूंगा और इन मूल निवासी 85% समाज के लोगों की आवाज बनूंगा। ये मैंने संकल्प लिया। और ये मैंने संकल्प कब लिया? 2012 में 6 दिसंबर 2012 को डॉक्टर अंबेडकर आध्यात्मिक आश्रम मेंगांव, वहां पे ये मैंने संकल्प लिया कि मैं ये काम निरंतर करूंगा।
और निरंतर 11 साल मुझे संगठन में हो गई है, निरंतर मैं काम कर रहा हूं। और केवल यही नहीं कर रहा हूं, अभी 20 और 21 मार्च को हम लोग भोपाल में थे, 27 जनवरी को हम लोग भिंड में थे, और 14 फरवरी को मैं जोरा में था, 28 फरवरी को सबलगढ़ में था, और अभी मैगांव में था, और इससे पहले ग्वालियर में था, और अभी फिर मेरा कार्यक्रम लगा है दतिया में। मैं दतिया जा रहा हूँ, पूरे देश भर में घूमता हूँ। आज के दौर में मेरी उम्र कम है, लेकिन आप लोग हैरान हो जाओगे सुन के, मैंने अपने जीवन में 20 राज्यों को घुमा है, और लगभग 200 से अधिक मैंने जिलों को कवर किया पूरे देश में। कोई आदमी मुझे नहीं दिखाई देता है कि इतनी कम उम्र में आप लोगों ने इतना कवर किया। और ये संगठन के माध्यम से मुझे ये ताकत मिली है। हवा में नहीं कह रहा ये बात, जो बोलता हूं ना मंच पे अमल करता हूं, हवा में नहीं कहता हूं। मैं केवल नसीहत नहीं देता हूं, नसीहत का देना मेरा काम नहीं है, मैं केवल विचार देता हूं, और आपको लगता है कि ये विचार सही है तो आपको करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का 1952 का एक बयान देता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मेरे नाम की जय जयकार मत करो, बल्कि मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। और आज लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग क्या कर रहे हैं, मंच पर आते हैं, खड़े हो जाते हैं, और फिर नारा लगाते हैं, जय 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 भीम, लगाते हैं ना, जय 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 भीम। और बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे हैं, मेरे नाम की जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने वॉल्यूम 4 में लिखा, और 1952 में लिखा ये बात। काल्पनिक नहीं कह रहा कोई बात, एविडेंस के साथ कह रहा हूं। और बाबा साहब ने एक बात और कही थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी, एक सभा ली थी, और वो सभा 1948 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने सभा ली, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस सभा में कहा था कि ए मेरे शेड्यूल कास्ट के भाइयों, ए मेरे शेड्यूल ट्राइब के भाइयों, अगर आप पिछड़े वर्ग के लोग इकट्ठे हो जाओ तो पता है क्या करेंगे। ये वल्लभ भाई पंत जो मंच पे बैठा है, उस समय बाबा साहब मुख्य अतिथि थे, और लखनऊ में एक सभा ली थी, और उसमें एक भी ओबीसी का आदमी नहीं था। बाबा साहब ने वहां कहा SC ST के मेरे भाइयों, आप अगर SC ST ओबीसी को इकट्ठा करते हो तो जो वल्लभ भाई पंत जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, वो फीता खोलने पे भी गर्व महसूस करेगा। और ये काम किसने करके दिखाया मालूम है आपको? ये काम मानवर काशीराम साहब ने करके दिखाया। और 1992 में काशीराम साहब ने जब एका किया तो मिले मुलायम काशीराम, और दूर में उड़ गए जय श्री राम। तो मालूम है अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, काशीराम जी मैं आपको राष्ट्रपति बना सकता हूँ। मतलब काशीराम जी के फीता खोलने पे भी अटल बिहारी वाजपेयी जो ब्राह्मण था महसूस कर रहा था गर्व। सोचिए कितना खतरनाक लड़ाई थी। हवा में नहीं करता हूँ कोई काम, कितना खतरनाक मामला था। मतलब उन्होंने जो काम कह रहे थे, जो बाबा साहब ने कहा था, वो मानवर काशीराम साहब ने किया, और जो मानवर काशीराम साहब ने किया करके दिखाया, आज उस मिशन को पीछे छोड़ दिया गया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपको जो गंदगी परोसी जा रही है, आप उस गंदगी से दूर हो जाइए। मुझे नहीं पता काशीराम साहब क्या मिशन छोड़कर गए थे, लेकिन जो मिशन छोड़ के गए थे मुझे पता है आज वो मूवमेंट नहीं रहा है। आज मूवमेंट नहीं रहा है। बामसेव काशीराम के समय में 7 राज्यों में था, आज बामसेव 31 राज्य, 550 जिला, 4000 तहसील, 2 लाख गांवों में बामसेव का नेटवर्क पहुंच गया है। जो व्यक्ति 7 राज्यों में बामसेव को छोड़ के गया था और 40 देशों में पहुंच गया, और आपको केवल बामसेव ही बचा सकता है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जिधर भी जाओगे, अगर आप जाते हो लालू के साथ जाते हो वहां पे भी ब्राह्मण है, अखिलेश के साथ जाते हो वहां पे भी ब्राह्मण है, बहन जी के साथ जाते हो वहां पे भी ब्राह्मण है, अगर उसके मुलायम के साथ जाते हो वहां पे भी ब्राह्मण है, तेजस्वी के साथ जाते हो वहां पे भी ब्राह्मण है। आप किधर जाओगे, जिधर भी जाओगे ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है। उधर त्यागी है, इधर मिश्रा है, उधर त्यागी है, इधर मिश्रा है, कहीं नहीं बचने वाले हो। बिहार जाओगे तो त्यागी बैठा है, इधर जाओगे तो मिश्रा बैठा, दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों मुखिया ब्राह्मण ही बैठे हुए। और अगर काशीराम साहब कहते थे, अगर 1 ड्राम दूध है और 1 ड्राम दूध में और एक बूंद अगर नींबू डालोगे दूध को फाड़ देगा।
एक बूंद अगर दूध में डालोगे ड्रम में फाड़ देगा, या एक बूंद जहर है और एक ड्रम अगर दूध है और उसमें डालोगे तो पूरा दूध जहर बन जाएगा। बन गया ना जहर। कहाँ है आपकी 45% की लड़ाई जिसे हम लेकर बैठे हैं, जिसे हम ये कहते हैं ये हमारा संगठन है, हमारी पार्टी है। कहाँ है आपकी संगठन की पार्टी? कहाँ है आपका मूवमेंट? कहाँ है विचारधारा? कहाँ है उद्देश्य जो मानवर काशीराम साहब ने बामसेव के द्वारा उद्देश्य डिसाइड किया था? इस देश में हम हुक्मरान बनाना चाहते हैं, इस देश में हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। कहाँ है आपका उद्देश्य? कहाँ है आपका उद्देश्य? आपके लोगों को बताया जाता है, नारा लगाया गया कि ईवीएम में घोटाला हुआ और हम हर 10 तारीख को हम आंदोलन करेंगे। कहाँ है आंदोलन? चुनाव जब होता नहीं, चुनाव होता है जब उस समय आंदोलन नहीं किया जाता है। अभी 23 में उत्तर प्रदेश में आंदोलन चुनाव होने वाला है, कोई भी ईवीएम पर बोलने वाला नहीं। ना तो मायावती जी बोल रही है, ना ही अखिलेश जी बोल रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव को विश्राम साहब ने कहा आपके साथ ईवीएम में घोटाला होगा, ये मेरे पास एविडेंस है, इसको पकड़ो, सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ो, ईवीएम को बंद कराओ, उसके बाद चुनाव कराना, नहीं तो तुम्हारे साथ घोटाला होगा। तो तेजस्वी यादव ने कहा देखते हैं क्या होता है, और घोटाला होने के बाद में चिल्लाने लगा ईवीएम में घोटाला हुआ है, चिल्लाने लगा ईवीएम में घोटाला हुआ है, चिल्लाने लगा। उसके बाद 2017 में बहन जी को भी बोला था विश्राम साहब ने, बहन जी ईवीएम को लेके आप बात करो, चर्चा करो लोगों से, अगर नहीं करोगी तो ईवीएम में घोटाला होगा। बहन जी चुनाव हार गई और फिर चिल्लाने लगी कि ईवीएम में घोटाला हुआ है, ईवीएम में घोटाला हुआ है। अखिलेश को मेरे सामने की बात है, लखनऊ में उस समय बैठा था, कार्यकर्ता अखिलेश से मिलने गए थे और अखिलेश से बोला था ईवीएम में घोटाला होगा, अखिलेश जी आप ईवीएम पर बात उठाओ। अखिलेश जी भी नहीं बोले और चुनाव हारने के बाद अखिलेश जी भी बोले ईवीएम में घोटाला हुआ। मतलब चुनाव से पहले ईवीएम याद नहीं आती है, जब हार जाते हो तो चुनाव याद तब ईवीएम याद आती है। इस देश में ईवीएम के माध्यम से हमारा जो वोट का अधिकार था, ये सारा का सारा ये विदेशी जो ब्राह्मण है, 3.5% ब्राह्मणों ने सारा का सारा अधिकार आपका छीन लिया साथियों। तो ये मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर वास्तव में सत्यता के साथ काम करना चाहते हो, वास्तव में अगर आप संगठन में काम करना चाहते हो, तो जय 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 भीम करने से काम नहीं चलेगा, नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको संगठन की विचारधारा, उद्देश्य ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। आपको लगता है कि यही विचारधारा मुक्त हमारी करा सकती है, तो आपको उस विचारधारा में साथ सहयोग करना चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवान।